नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के द्वारा जारी की गई निर्यात तत्परता सूचकांक की, यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2021 में। आपको मालूम है कि आपकी जो MPPSC प्री के एग्जाम 2021 में 19 जून को होने वाले हैं। इसकी जो आपकी प्री परीक्षा है, इसकी यूनिट 5 इकोनॉमी की है। ठीक है, इकोनॉमी में आपके जो सिलेबस है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो मेंस के एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र आपका इकोनॉमी से है। इकोनॉमी में जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो आपका इंडियन इकोनॉमी का है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपकी MP इकोनॉमी का है। जब आप MP इकोनॉमी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आपको मध्य प्रदेश के उद्योग, आयात निर्यात, ठीक है, और भूमिगत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड पूरे के पूरे आपको वहां पे टॉपिक मिल जाएंगे। और ये जो सूचकांक है आपके वहां पे सिलेबस में पूरी तरह से फिट बैठता है, आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाने में काफी मदद करेगा। इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपके प्री के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए आपके इसके पूरे के पूरे जो थ्योरी पार्ट है इसका आप समझेंगे कि ये इंडेक्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा और आप इसको अपने आंसर में मेंशन करके काफी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ज्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आप यदि MPPSC प्री 2021 की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, आप एग्जाम को लेकर के फोकस्ड है, तो एग्जाम गुरुजी के नोट्स आपको काफी मदद कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अपडेटेड नोट्स हैं। इसके साथ अभी आप परचेज करते हैं तो प्री की टेस्ट सीरीज जो कि 499 की है वो फ्री मिल रही है। ये दोनों मीडियम में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इसी प्रकार से मेंस के नोट्स उपलब्ध है, जो कि आपको जिन्होंने कुछ परचेज किया हुआ पहले अपने एग्जाम गुरुजी से, यदि आपने कुछ पहले भी परचेज किया हुआ तो उसमें आपको 2799 में, यदि आपने नहीं परचेज किया कुछ तो 2999 में इसमें ऑफर चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा। ऑफर में आपको इसमें DAP डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी जो कि 1299 रुपए की है। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहे तो अकेले केवल MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 5000 बच्चों के इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 125 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये निर्यात सूचकांक जारी कैसे किया गया है, पहली बात तो ये आपसे जो प्री में प्रश्न बन सकता है कि ये जो निर्यात सूचकांक है, तत्परता सूचकांक यानी EPI, ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्टकट में इसका पूरा नाम नहीं लेंगे, या तो मैं इसको निर्यात सूचकांक कहूंगा या तो EPI कहूंगा। ठीक है, तो ये जो निर्यात सूचकांक जारी किए गए नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिल करके जारी किया है। ठीक है, ये इंडेक्स कब का 2021 का संस्करण है, द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण पहले भी आ गया था, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक 15वीं थी। ठीक है, अब कोई भी इंडेक्स जारी किया जाता है तो उस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक तरह से पूरा का पूरा सर्वे होता है, रिसर्च होती है उस पर। ठीक है, तो उनके उद्देश्य होते हैं, उनके स्तंभ होते हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, इसी प्रकार से नीति आयोग ने इसको 4 स्तंभों पे, 4 जो इसके प्रमुख स्तंभ है इन पर आधारित ये पूरा का पूरा इंडेक्स जारी किया है। इसके 11 उप स्तंभ है। ठीक है, लेकिन इसके प्रमुख 4 स्तंभ है। 4 स्तंभों के 2-2, 3-3 उप स्तंभ है, मतलब इसके बाकी के सब पॉइंट्स है जहां पे इन्होंने फोकस किया है। मेन पॉइंट्स जो है इसके 4 हैं, वो कौन से हैं? एक तो नीति है। ठीक है, नीति का मतलब क्या होता है, क्यों यह जरूरी है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप आयात या निर्यात करते हो उसके लिए किसी भी राज्य के सरकार के पास या किसी भी संस्थान के पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। उन्हीं पॉलिसियों के आधार पे उसका बिजनेस होगा या किसी स्टेट का बिजनेस होगा वो ग्रो करता है। ठीक है, कि आप, क्योंकि क्या होता है, बिजनेसमैन कब आएगा, वो सबसे पहले आपकी नीतियां देखेगा कि आपकी पॉलिसीज क्या है, आप मुझे कितना लाभ दे रहे हो, आप मुझे कितने जो भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है आप मुझे कितना प्रोवाइड करोगे। तो वो उन सब चीजों से पहले आपकी नीतियां देखता है कि क्या नीतियां उसको लाभ दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, हमें लेबर कैसी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, महंगी मिलेगी, सरकार हमें, कुल मिलाकर के ये है कि सरकार हमें कितना सपोर्ट करेगी। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद कोई भी जो निवेशक होता है किसी भी राज्य में निवेश करता है। इसके बाद जो दूसरा इनका स्तंभ है वो व्यावसायिक परिस्थिति यानी बिजनेस इकोसिस्टम। बिजनेस इकोसिस्टम के लिए क्या होता है कि आपकी जो अवसंरचना है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, वहां का आपने इन्वायरमेंट कैसा किया हुआ है, लेबर वहां पे आपने कितनी तरीके से लेबर लॉ वगैरह आपके वहां पे कैसे हैं, इन सारी चीजों को देखने के बाद कनेक्टिविटी कैसी है, बिजली की उपलब्धता कितनी है, पानी की उपलब्धता कितनी है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब आप एकदम ग्रामीण क्षेत्र में आप उनको लैंड दे रहे हो,
और वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज होंगे उनको रहने के लिए 40 से 50 किलोमीटर का डेली अप डाउन करना पड़ रहा है। तो अब इससे क्या होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा, तो बिजनेसमैन वहाँ पे नहीं आती। मेट्रो की फैसिलिटी कितना, यानी आप उनका जो कर्मचारी है कितनी स्पीड में एक अच्छा जीवन भी जी सकता है और संस्थान तक भी आ सकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही वहाँ पे कोई भी निवेशक होगा वो निवेश करेगा। इसके बाद होती है तीसरा जो उनका पॉइंट है, निर्यात परिस्थिति तंत्र, यानी वहाँ पे कारोबारी माहौल कैसा है, लूटपाट पुलिसिंग कैसी है, ज्यादा लूटपाट तो नहीं होती, क्योंकि नाइट कल्चर का हमारे यहाँ धीरे धीरे काफी स्कोप है। अब पता चल रहा है कि उनका ऑफिस रात में 2 बजे बंद हो रहा है और बीच में उनके साथ लूटपाट हो गई। ठीक है। दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट को मतलब कॉर्पोरेट कर रही है या नहीं कर रही बिजनेसमैन को, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके बहुत सारे पॉइंट है। फिर इसके बाद हुआ निर्यात प्रदर्शन। अब किस प्रकार से इन्होंने निर्यात किया है, इसके इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सारे के सारे स्टेट हैं इनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया, क्योंकि सभी जो राज्य हैं भारत के हमारे, सभी की जो लैंड परिस्थिति है, उनकी वास्तविक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग जगह पे स्थित हैं। ठीक है। कुछ है तो पहाड़ी क्षेत्र में है, कुछ जो है वो आपको पता है कि भारत का जो आधा हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, वो पूरा का पूरा किसी समुद्र से लगा हुआ है, तो बहुत सारे राज्यों को इसकी एक सुविधा मिल जाती है। ठीक है। बहुत सारे जो राज्य हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है। तो उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, नीति आयोग ने इनको सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और उनकी परिस्थिति के अनुसार उसका सर्वे किया। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इसमें ग्रुप ए है, जो रेड कलर से ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये ग्रुप ए में आते हैं राज्य। ग्रुप ए में कौन से हैं, कोस्टल राज्यों की तटवर्ती राज्य, यानी समुद्री सीमा जहाँ से लगती है। ग्रुप बी में आते हैं लैंडलॉक मतलब जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, चारों तरफ भूमि से जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश हमारा लैंडलॉक्ड है, यूपी हमारा लैंडलॉक्ड है। ठीक है। इसी प्रकार से आते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी वो राज्य हैं जो हिमालयन है, जो कि हिमालय से लगे हुए हैं। ठीक है। ये आपके ग्रुप सी में आते हैं, हिमालयन स्टेट। और ग्रुप डी आते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। जो संघ राज्य क्षेत्र है उनको यूनियन टेरिटरीज को किस में रखा गया है, ग्रुप डी में रखा है। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश हमारा किस में है, ग्रुप बी में, लैंडलॉक में आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब इनकी क्या की गई, सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज रैंकिंग जारी की गई है। तो क्योंकि इन्हें बांटा भी कैटेगरी, तो हिमालयन में आप बात करोगे तो उत्तराखंड इसमें टॉप 1 में, इसका स्कोर 40.79 है। ये हमारे प्री के एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम एक बार रैंक देखने के लिए देख सकते हैं। ठीक है। आप तटवर्ती क्षेत्रों की बात करोगे तो गुजरात वैसे भी ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट में है, तो गुजरात फर्स्ट पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है। तो आप यहाँ पे देखोगे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। और कर्नाटक है। तीनों राज्य जो तीनों हैं ये लगे हुए हैं। तो ये तीनों राज्य किसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दिल्ली और गोवा फर्स्ट सेकंड रैंक में, दिल्ली है फर्स्ट रैंक में, सेकंड रैंक में गोवा है। लैंडलॉक की बात की जाए, जो कि हमारा राज्य है लैंडलॉक, तो सबसे पहली रैंक जो इसमें है वो टॉप 1 में है हरियाणा, सेकंड रैंक जो है उत्तर प्रदेश की है, और जो मध्य प्रदेश की लैंडलॉक स्टेट में थर्ड रैंक है। 51.03 पॉइंट्स इसको मिले, स्कोर जो रहा है इसका 51.03 रहा है, और रैंक तो थर्ड रही है लैंडलॉक में। ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो यानी सभी प्रकार के जो कैटेगरी है उनको मिला करके बात की जाए तो गुजरात टॉप 1 में है। ये दूसरी बार भी, जो इसके पहले इंडेक्स आया था उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे था, ये लगातार दूसरे साल भी इसने फर्स्ट पोजीशन अपनी बना के रखी है। ये कोस्टल पे आता है, यानी तटवर्ती क्षेत्र में आता है, इसकी पहली रैंक है। महाराष्ट्र की बात की जाए सेकंड रैंक है, कर्नाटका तीसरे स्थान पे, और तमिलनाडु चौथे स्थान पे। ये सभी के सभी राज्य आप देखोगे तो ये तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़े तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5वें और 6वें पे, और मध्य प्रदेश का 7th पोजीशन है। स्कोर कितना है, 51.03 है। लैंडलॉक की कैटेगरी में आपने देखा था तृतीय स्थान पे है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में 7th स्थान पे है। पिछले वर्ष जो मध्य प्रदेश था वो 15वीं रैंक में था। यानी मध्य प्रदेश ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, सुधार किया अपने ऊपर। और किन किन क्षेत्रों में सुधार किया है, ये हमें जो ये रिपोर्ट है, जब आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मध्य प्रदेश ने किस किस क्षेत्र में कितना सुधार किया है। ठीक है। अब ओवरऑल बात करी जाए, जो कैटेगरीज इन्होंने बांटी है, जो 4 क्षेत्र थे इनके सर्वे करने के, तो एक था इनका पॉलिसी पिलर। ठीक है। पॉलिसी पिलर में सरकार की नीतियां कैसी हैं, नीतियों के मामले में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का स्कोर काफी अच्छा है। यह जितने भी राज्य उनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 94.66, यानी मध्य प्रदेश जो व्यापारिक नीति है, व्यापारियों के लिए नीति बना रही है,
निवेशकों के लिए नीति बना रही है और ट्रेडिंग के लिए नीति बना रही है वो अच्छी बना रही है, जिसकी वजह से इसकी फर्स्ट रैंक आई है। ठीक है, सेकंड रैंक में महाराष्ट्र है, थर्ड में कर्नाटक है। बिजनेस इकोसिस्टम की बात करी जाए, बिजनेस इकोसिस्टम में दिल्ली पहले पे है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की रैंक है वो 10th है। ठीक है, हमारा स्कोर इस पे ठीक नहीं है। वहीं पे बात करी जाए एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पिलर की, यानी ट्रेडिंग के लिए सरकार किस प्रकार से इस पे काम कर रही है, तो उस पर यदि आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 11th है, 11वें स्थान पे। हमसे अच्छी पोजीशन पे आपको पंजाब मिलेगा, असम मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, यानी हिमालयन भी हमसे अच्छी स्थान पे है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पे। बात करी जाए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पिलर पे, यानी एक्सपोर्ट पे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस पे मध्य प्रदेश की रैंक बहुत ही खराब है, ये 15th रैंक पे है। हमसे ऊपर केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा राज्य भी जो है वो हमसे आगे, राजस्थान भी हमसे इस विषय पे आगे है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की, जो हमारा फोकस रहेगा वो एमपी पे रहेगा। ओवरऑल रैंकिंग की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 7th है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो इसके स्कोर देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, वो 90 के आसपास है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी 100 है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करो तो मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको देख लेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो हमारी ये जो 4 स्तंभ है नीति आयोग के, इसको यहाँ पे हम पूरा का पूरा इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मध्य प्रदेश ने जैसे पॉलिसी में क्या क्या इन्होंने फोकस किया है। तो जो इन्होंने पॉलिसी में फोकस किया है कि सबसे पहली बात तो ये कि सरकार का जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान है वो कैसा है, वो 100% है। अभी आपको करंट अफेयर्स में भी हमने बताया था कि सरकार अब क्या हो रहा है कि जिला स्तर पर एक एक्सपोर्ट कमेटी बना रही है। ठीक है, जिसके जो प्रमुख रहेंगे वो जिलाधीश रहेंगे और उद्योग विभाग के जो प्रबंधक होते हैं वो रहेंगे। यानी सरकार का हमने पिछले करंट अफेयर में भी आपको बताया था कि अब जो मध्य प्रदेश सरकार है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक्सपोर्ट कमेटी बना रही है, जो वहां पे उद्योगों की स्थिति देखेगी, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी, वहां पे क्या समस्याएं जा रही, जिला स्तर पे हर जिले की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं पर बात करेगी, उसके लिए काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नीति आयोग ने अपना इंडेक्स जारी किया, नीति आयोग हो बाकी के संस्थान जब रिपोर्ट जारी करते हैं तो वो सरकार को गाइड करते हैं। क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में जब कंपटीशन होता है, जब मध्य प्रदेश का कंपटीशन गुजरात से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे में कमी क्या रह गई है, इन्हें हमें सुधार करके भी हमें फर्स्ट रैंक में जाना है। क्योंकि कंपटीशन हमेशा आप उसको लेते कैसे हो ये बात पर निर्भर करता है। आप डिमोटिवेट होते हो या आप उसमें देखते हो कि हमारे अंदर क्या कमियां, उसे हम दूर करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये सरकार ने इस पे काम किया है। हमारी बात करी जाए सबसे खराब सिस्टम की, तो हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है, यानी जो हमारी फैसिलिटीज है उनको एक तरह से मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। अब बात करें इसी में, यदि हम पॉलिसी में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो इसमें ओवरऑल स्कोर हमारा अच्छा है, लेकिन जो मीटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी जो कमेटीज बनी हुई हैं इनकी जो बैठकें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। अब बैठक नहीं होगी, जब इनकी मीटिंग नहीं होगी तो इनके पास रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा मीटिंग होगी कमियों पे बात होगी और जो भी अच्छे काम हुए उस पर बात होगी, तो एक रिजल्ट निकल करके आएगा, उस पर हमें काम करना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो स्कोर है ये कम है। ठीक है, बात करें थी बिजनेस इकोसिस्टम की। बिजनेस इकोसिस्टम के लिए क्या चाहिए होता है? बिजनेस इकोसिस्टम के लिए आप देखोगे एक तो पहली बात होती है इन्वेस्टर समिट की। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का जो आप देखोगे, गुजरात में और महाराष्ट्र में इन्वेस्टर समिट काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन एमपी में 4-4, 5-5 साल, यानी एक सरकार एक बार समिट करती है ज्यादा से ज्यादा। अब समिट तो हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है जो ओएमयू साइन होते हैं, जो इसके एमओयू साइन होते हैं, वो रेशियो आप देखो। हमारे यहाँ तो इन्वेस्टर समिट लगभग 5 या 6 हो चुकी हैं, अभी दिसंबर में फिर से होने वाली है इंदौर पे। आप एमयूज का लेवल देखो कि एमयूज कितने साइन हो रहे हैं, 10.59, यानी सरकार खर्च कर रही है, इन्वेस्टर्स को बुला रही है, लेकिन उनके साथ बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, एक गारंटी के तौर पे कोई एमयू साइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पावर कॉस्ट की बात करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कॉस्टिंग क्या जानी है। अब क्या होता है, एमयू साइन हो गया या प्रोजेक्ट कोई डिले हो गया, तो उनकी जो पावर जो उनकी कॉस्टिंग होती है वो एक समय पे आकर के बढ़ जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर इनोवेटिव कैपेसिटी, यानी सरकार के पास इसके लिए इनोवेटिव कैपेसिटी की काफ़ी कमी है। बात करें जब इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्कोर है मध्य प्रदेश का वो कोई खास अच्छा नहीं है। आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल लैंड हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। सरकार के पास क्या होता है कि आपने जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे उद्योग विभाग की, तो वहाँ पे आप देखना मध्य प्रदेश के पास इंडस्ट्रियल लैंड की बहुत कमी है। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास क्या जो ज़्यादातर जो हमारी ज़मीन है वो खेती वाली है,
और इसके लिए क्या लैंड ऑर्डिनेंस सरकार के पास एक प्रॉपर है नहीं। कोई भी किसान अपनी जमीन कब देगा किसी भी इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए, जब उसको बाजार मूल्य अच्छा मिलेगा। ठीक है, एक ये भी कमी है। अब बात करें यहाँ पे क्लस्टर्स की, तो क्लस्टर्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है। अभी सरकार ने हाल ही में 11 के लगभग क्लस्टर्स दोबारा बढ़ाए हैं, नए क्लस्टर्स का निर्माण किया है, और लैंड भी सरकार धीरे धीरे लैंड बैंक अपना निर्माण कर रही है, अपना एक पूरा जमीन का एक बैंक तैयार कर रही है, ताकि जब ये समिट हो, ठीक है, इंडस्ट्री समिट हो, इन्वेस्टर्स की समिट हो, तो सरकार के पास इतनी लैंड होनी चाहिए कि वो मांगे तो उन्हें उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो कमियां हैं हमारी वो कहाँ पे। ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटीज कोई खास नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ये हमारा किस में आता है, बिजनेस इको सिस्टम में आता है। तो कार्गो की फैसिलिटी आप देखोगे, एयर कार्गो की फैसिलिटी अभी इसी वर्ष, आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले पहला एयर कार्गो फैसिलिटी हमारे यहाँ इंदौर के अहिल्याबाई एयरपोर्ट में स्टार्ट हुआ है, यानी इसके पहले नहीं था। ये सर्वे आपका 2021 का है, 2021 में तो था ही नहीं, अभी 2022 में चालू हुआ है। तो एयर कार्गो की तो हमारे यहाँ फैसिलिटी ही नहीं है, तो इसमें स्वाभाविक है 0 अंक आना एक सामान्य प्रक्रिया है, वो आना ही चाहिए थे। अब बात करी जाए यहाँ पे लीड इंडेक्स की, तो वो भी हमारे यहाँ की एक बिल्कुल, लॉजिस्टिक की बात करो आप, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की, तो वो भी हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई भी जो इन्वेस्टर है जब इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्री खड़ी करेगा, कोई प्लांट डालेगा अपना, तो उसको सबसे पहले एयर कार्गो की फैसिलिटी चाहिए होगी, उसको उसका लॉजिस्टिक अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में आपका आता है, ये अच्छा होना चाहिए। उसके आसपास के राज्यों से या जहां उसका मार्केट, वहां से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, उसको समय कम लगे, उसका जो प्रोडक्ट है बहुत ही जल्दी समय पे कम मूल्य पे पहुंच जाए, क्योंकि उसकी लागत इससे बचेगी। और साथ ही साथ क्या होगा, उसको सही समय पे जब वो अपने प्रोडक्ट को वहां पहुंचाएगा तो उसको मार्केट में वैक्यूम भी अच्छा मिलेगा। बात करें फाइनेंस की, तो बैंकिंग की जो हमारी फैसिलिटी है बहुत ही खराब है। ठीक है, और जो एक्सपोर्टर हैं उनको क्रेडिट भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, एफडीआई का जो इनफ्लो है, एफडीआई अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। ठीक है, लोन स्कीम्स हैं मध्य प्रदेश के पास, एक्सपोर्टर्स के लिए लोन स्कीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब आप ये फैसिलिटी नहीं दोगे तो वो क्यों वहाँ पे अपना बिजनेस डालेगा। ठीक है, अब आपने उनको लोन दे दिया, जाओ भैया अपना बिजनेस खड़ा करो, अब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वो अपना दो करके, क्योंकि लोन तो आप दे रहे हो उसको एक ना एक दिन उसको पूरा करना है, वापस करना पैसे, जब उसकी सारी चीजें समय पे नहीं होगी, उसको सुविधाएं नहीं होगी, तो वो अपनी इंडस्ट्री क्यों खड़ी करेगा, कोई प्लांट नया क्यों डालेगा। अभी आप देख ही रहे हो कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कहते हैं, उद्यम क्रांति योजना स्टार्ट करी है, और स्टार्टअप के भी काफी ज्यादा जोर दे रही है, जो भी बच्चे हैं उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कोई भी स्टार्टअप इन चीजों पे ही खड़ा होता है, सरकार को उसके लिए सुविधाएं प्रदान करनी होती है। आगे की तरफ बात करें यदि एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की, तो मध्य प्रदेश का इसमें स्कोर कुछ खास नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो एसईजेड पार्क है वो है ही नहीं एक तरह से। आप जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, एक आईटी पार्क है वो केवल इंदौर में है, और भोपाल में एसईजेड में केवल वही आता। तो अब आप देखोगे कि एग्री एक्सपोर्ट जोन भी हमारे यहाँ नहीं है, उसकी स्थिति भी खराब है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए भी मध्य प्रदेश में वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में आप यहाँ पे देखो कि जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उस पर हमारे जो स्कोर है, जो सबसे बुरी स्थिति हमारी वो इसी में है। तो कहीं ना कहीं यदि हमारा जो इंडेक्स में 51% के पास रह गए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारे एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज पे है। सरकार ने इसके लिए प्रॉपर मार्केट नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आसपास के राज्यों के साथ आप कंपैरिजन करोगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट में जीडीपी में योगदान है वो बहुत ही कम है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे यहाँ है वो बहुत ही कम है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आप बात करोगे कि यदि इसकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की यानी R&D की, तो हमारे यहाँ वो भी, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, और कोई भी कंपनी यदि स्टेट में आती है और आप एक पॉलिसी बनाते हो कि सबसे पहले प्रायोरिटी आप हमारे राज्य के बच्चों को दोगे, हमारे राज्य के जो बेरोजगार हैं उनको अपने यहाँ नौकरी देने में रखोगे, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री आपको नौकरी पे क्यों रखेगी जब उसके पास आप एक तरह से प्रिपेयर उसको एम्प्लॉयज मिलेंगे। तो उसके लिए आपके पास पहली बात तो जो आपके कॉलेजेस का सिलेबस होना चाहिए, आपके पास एक एम्प्लॉय मिलने चाहिए कंपनी को, वो प्रिपेयर्ड मिलने चाहिए, यानी वो इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होने चाहिए। तो हमारे यहाँ उसकी भी कमी है। हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, उनका सिलेबस उस प्रकार से नहीं होता कि वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपस में ओवरलैप हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो कम है।
तो प्रमुख बातें क्या है, ये मैंने मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था। आप इसकी रिपोर्ट नीति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी मदद मिलेगी मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम आपके पास समय तो वैसे भी कम है, लेकिन जो 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। और हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा बहुत जल्दी नहीं मिलता मध्य प्रदेश का, तो ये रिपोर्ट उसके लिए काफी अच्छी है। ठीक है, तो बात करी जाए इंडेक्स सूची में 2020 में मध्य प्रदेश का 12वां स्थान था। मैंने कई जगह 15वां बोल दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब 7वां हो गया। ठीक है, 51.3 अंक हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश ने एक जगह यानी सब पिलर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं, और ये जितने भी इंडेक्स में राज्य थे उनमें मध्य प्रदेश ये जिसने 100 में 100 हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है वो। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से जो भी नए इंडेक्स या कोई नई जानकारी आती है तो हम आपको उसके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। यदि आपको पसंद आते हैं वीडियोस और आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं कि हाँ ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको देखते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चों के काम के हैं तो इसे हमें देना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके काम के हैं, उनके काम आ रहे हैं, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है जिस प्रकार से आपको मिलता है, हमें भी उसकी आवश्यकता होती है। आपको पसंद आता है तो 1 सेकंड का टाइम निकाल करके लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 सेकंड का समय लगेगा। आप जब 5 मिनट का वीडियो 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी सिंसियरली कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो कि नहीं मेरे को एग्जाम क्रैक करना ही है, तो आप एग्जाम गुरुजी के नोट्स परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, 5000 के आसपास बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। इनकी जल्दी रैंक जारी करना हम स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, और एग्जाम गुरुजी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर करें। मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।